नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ 10 में। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी सरकार। विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में। चेन्नई में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन। भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर आज भी महत्वपूर्ण चर्चा। गुवाहाटी में शुरू हुई G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप की बैठक। वहीं जोधपुर में G20 देशों के प्रतिनिधि रोजगार से जुड़े अहम मसलों पर करेंगे बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने माना कठिन होते जा रहे हैं युद्ध में हालात। रूस ने भी कहा अमेरिका ने अगर यूक्रेन को दिए लंबी दूरी के रॉकेट तो भड़क जाएगा और संघर्ष। खेल की खबरों में महिलाओं की T20 त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में आज भारत दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की सीरीज पर कब्जा करने पर होगी नजर। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने हासिल की अब तक की सबसे बड़ी जीत। शुभमन गिल की आंधी ने न्यूजीलैंड को 168 रन से दी मात। 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। और अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी जाएगी मूर्ति निर्माण में शामिल होने वाली शालिग्राम शिलाएं। आज होगा भव्य पूजन। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। सरकार की ओर से लोकसभा में चंद्र प्रकाश जोशी चर्चा के लिए प्रस्ताव रखेंगे। वहीं राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण चर्चा शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। वहीं दूसरी ओर आज विपक्ष की ओर से भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश। राजेश कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये जो अभिभाषण है उसके बाद शुरू होता है बजट सत्र। ये कोई भी सत्र शुरू होने से पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और हमने देखा कि इस बार अभिभाषण के बाद बजट जो है उसकी घोषणा हुई। उस अभिभाषण में जो राष्ट्रपति ने अपनी सोच दिखाई, साफ तौर पर उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। उसी पर बात करने के लिए राजेश राज फोन लाइन पर मौजूद। राजेश, तो देश की सोच और विकास का परिचायक जो होता है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ऐसे में आज जब उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा है, उस लिहाज से ये दिन संवैधानिक प्रक्रिया के लिहाज से भी बेहद अहम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा चल आपने कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जब शुरुआत होती है दोनों सदनों में, तो सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर एक दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कई प्रावधानों को लेकर या भाषण के कुछ अंश को लेकर विपक्षी जो खेमा है वो जरूर आपत्ति दर्ज करता है, जो परंपरा रही है, जो रवायत रही है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के उपरांत जब प्रधानमंत्री रिप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा सदन जो है वो दोनों के सुर एक दिखाई पड़ते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों असहमतियों के बीच सहमति के रास्ते जो है वो तलाशते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं पूरा जो रोड मैप होता है आंचल, पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने क्या किया और आने वाले पूरे वर्ष में सरकार क्या कुछ करेगी, उसका पूरा खाका जो है, पूरा जो रोड मैप है वो बताया जाता है। लिहाजा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत आज दोनों सदनों में होगी।
जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची है उसमें दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत जो है वो सूचीबद्ध है। और ये उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में पहले 0 आवर का संचालन होता है और उसके बाद प्रश्नकाल चलता है 12 से 1 बजे तक। भोजन अवकाश के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत जो है वो आज हो जाएगी। और लोकसभा में भी पहले क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 और उसके बाद जो है वो चर्चा आरंभ करने की कोशिश जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से हमने अपनी खबरों में भी बताया कि विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ ही देर में विपक्षी दल की बैठक भी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए संसद का जब सत्र चलता है तो संसद के सत्र के दौरान जो सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चलता है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो संसदीय कार्य मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के कमरों में जाकर बैठकें करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी प्रधानमंत्री चूंकि नेता सदन है लोकसभा में, लिहाजा बैठकों का दौर वहां भी चलता है। संसदीय कार्य मंत्री जो है सत्ता पक्ष के लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है और कैसे विधायी कार्यों को निपटाना है। वैसे ही विपक्ष के जो लोग हैं वो भी बैठकों का दौर चलाते हैं। खास करके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो अपने कमरे में बैठक करते हैं और बैठक में स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिश रहती है कि विपक्ष के जो अन्य दल हैं उनके साथ भी वो जो है बैठक करें और बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट का काम जो है उसको करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष के जो लोग हैं वो कैसे इसे लेते हैं, किस तरीके से इसको सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज नजरें टिकी रहेंगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत पर, कि देखना होगा कि क्या इस दौरान भी विपक्ष हंगामा खड़ा करता है या अपने परंपरा के मुताबिक वो चर्चा में हिस्सा लेता है। राजेश, क्योंकि आप लगातार कई सालों से संसद की इन खबरों पर पैनी नजर बनाकर रखते हैं, तो हम ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो ये परंपरा है कितनी पुरानी है और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो कितना अहम हो जाता है। देखिए, बहुत जब से ये आजाद भारत में, आजाद मुल्क में जब से संसद का संचालन हो रहा है तब से राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा रही है। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह सरकार का पूरे 1 वर्ष का जो खाका है वो इसमें प्रस्तुत किया जाता है, उसकी पूरी वानगी जो है वो इसमें देखने को मिलती है। ऐसे में सत्ता पक्ष की ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं सहमति के रास्ते तलाशे जाएं और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन योजनाओं या जिन विकास कार्यों का जिक्र होता है उस पर चर्चा कराने के बाद उसको सदन में ध्वनि मत से उसे पारित कराया जाए, इस पर पूरा फोकस रहता है। वहीं विपक्ष की कोशिश होती है कि वो सत्ता पक्ष को अपने नीतियों के जरिए, उनकी नीतियों के विरोध के जरिए अपना जनता के पास अपना ध्यान आकर्षण जो है वो कराएं। लेकिन एक अनोखी परंपरा ये रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान तमाम विरोधों के बावजूद भी इसे सदन से ध्वनि मत से इसको जो है वो पास कराने की परंपरा रही है। इसको जो है दोनों सदनों में नेता सदन जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में और वो नेता सदन भी है लोकसभा में, वो दोनों सदनों में जाकर के रिप्लाई करते हैं, उसकी परंपरा रही है जिस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहती हैं। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, तो कहीं ना कहीं उनका जो भाषण लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के दौरान जो रहा है वो बहुत ही अनोखा और तीखा रहा है। लोकसभा में वो जो बातें बोलते हैं वो राज्यसभा में नहीं बोलते, जो राज्यसभा में बोलते हैं वो लोकसभा में नहीं बोलते, और कहीं ना कहीं चुटकी लेकर हास प्रयास का दौर चलाकर कहीं ना कहीं सदन में जो है हल्के फुल्के अंदाज में वो विरोधियों को घेरते भी हैं और अपना जो उनका पूरा
विकास का जो कार्य रूप है उसको देश की जनता को बताने की कोशिश भी करते हैं। तो तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी अभी इस दौरान कि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्बोधन है उसमें क्या कुछ प्रधानमंत्री लेकर आते हैं, इस पर तमाम लोगों की निगाहें जो टिकी रहेंगी, देश भर के मीडिया कर्मियों की, राजनीतिक विश्लेषकों की और देश की आम जनता का भी। बिल्कुल, तो अभिभाषण के बाद जो प्रधानमंत्री का जवाब है उस पर सबकी नजरें होंगी और साफ तौर पर आज जिस तरह से जब इस प्रस्ताव पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस पर चर्चा की जाएगी उसको लेकर भी एक कौतूहल बना ही रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा राजेश, हम आगे भी आपसे इस पूरी खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं G20 को लेकर। तो चेन्नई में जारी G20 शिक्षा समूह की बैठक आज अंतिम दिन जहां आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण का पर एक जो सत्र है वो उसका आयोजन किया जाएगा। वहीं एक अन्य सत्र में समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कल इस अहम बैठक के दौरान मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने के लिए G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित करने पर होगी। इस समय कुछ प्रतिनिधियों का यह भी कहना था कि ये बैठक आगामी बैठकों की दिशा भी तय करेगा। वहीं भारत की अध्यक्षता में G20 की दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरुआत उसकी हुई है। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 94 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दीर्घकालिक वित्त संबंधी कार्य समूह G20 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है और इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक स्तर पर वित्त उपलब्ध करवाना और अधिक हरित और अधिक लचीले और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस समूह पर दीर्घकालिक वित्त के लिए संस्थागत और बाजार संबंधी बाधाओं की पहचान करना बेहद जरूरी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि वित्तीय कार्य समूह की बैठक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो जोधपुर में आज से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय इस अहम बैठक में वैश्विक कौशल, अंतराल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता सामंजस्य, सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन होगा। ILO, OECD और IESA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति आयोग और MSDE, EPFO जैसे भारतीय संस्थान भी विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। G20 के सदस्य देशों को भी प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और G20 की जो ये अलग अलग बैठकें हैं अलग अलग मुद्दों पर, इस पर बात करने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य श्रीवास्तव, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं कमल बोरा और जोधपुर से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता धर्मेश भारती। सबसे पहले आदित्य, चेन्नई का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि आज आखिरी सत्र और आखिरी दिन है जो शिक्षा कार्य समूह है उसकी बैठक का। मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लॉस लर्निंग का जिक्र कर रहे हैं, ये आगे भी किसी परिस्थिति में ना हो, इसके लिए किस तरह की शिक्षा प्रणाली जो कि मजबूत हो, स्थायी हो, उस पर चर्चा हुई है इस बैठक में। बिल्कुल आंचल, हमने देखा जिस तरीके से कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लर्निंग लॉस जो हुआ था पढ़ाई को लेकर, क्योंकि 1 से 1.5 साल का वक्त करीब ऐसा निकला था जिसमें बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए थे। भारत में तो कुछ महीनों की बात थी, लेकिन कई देश ऐसे थे जहाँ करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त ऐसा गुजरा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और जो एक प्रोसेस होती है सीखने की उसमें कहीं ना कहीं बाधा आई थी। और उसको कैसे कम किया जाए, एक सत्र में उस पर चर्चा हुई है और एक सेतु के तौर पर कैसे G20 देश
मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर कर इनोवेशंस पर काम करते हुए जिन्होंने एक अच्छे जिसे कहें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं अपनाई थी लर्निंग लॉस को कम करने को लेकर, उनको शेयर किया जा रहा है। और उनको शेयर करने के साथ साथ एक आने वाली जो बैठकें होंगी उस पर थोड़े बहुत मंथन होगा, और उसके बाद जब मिनिस्ट्रियल लेवल की जो बैठक होगी उस पर एक फाइनल ड्राफ्ट निकलकर सामने आएगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए आंचल, तो अभी एक बैठक चल रही है, पहला सत्र जो है अंतिम दिन का, वो यही है कि आजीवन सीखने की क्षमता में किस तरीके से वृद्धि की जाए, कैसे आजीवन शिक्षा ली जा सकती है। इसको लेकर तमाम जो G20 देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, पार्टनर कंट्रीज़ जो इस समिट में शामिल हो रहे हैं, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनकी रिसर्च क्या है, उसको लेकर एक बड़ा गहन मंथन और चिंतन जो है फिलहाल एक सत्र में चल रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे कॉन्क्रीट निर्णय तक पहुँचा जा सके कि कैसे तमाम G20 देश मिलकर इस पूरे मुद्दे पर को डिलीवर कर सकें, इस मुद्दे को आगे लेकर जा सकें। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सत्र आज अंतिम दिन अगर देखें वो आज होगा, वो होगा इनोवेशन और रिसर्च को लेकर, कैसे जो अनुसंधान है उसको मजबूत किया जाए, कैसे जो इनोवेशंस तमाम अलग अलग देश में, खासकर स्टार्टअप्स के मामले में अगर देखें तो स्टार्टअप्स एजुकेशन के सेक्टर में एक अच्छा काम कर रहे हैं, कई अलग अलग देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और भारत में हमने IIT मद्रास की अगर बात की जाए तो कई प्रयास IIT मद्रास के छात्रों ने भी किए हैं। उन तमाम ऐसे स्टार्टअप्स को भी, उन तमाम इनोवेशंस को भी जो है इस बैठक में शामिल किया जा रहा है, उन मुद्दों को भी, और उस पर भी आंचल कोशिश ये की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसमें तमाम G20 देश जो हैं वो एक साथ मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ सकें और अपने अपने देशों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकें। जैसा कि भारत कहता भी है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एक अर्थ वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। तो ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की अगर बात की जाए तो उसमें शिक्षा व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, ये भी मंथन जो है वो इस बैठक में चल रहा है पहले सत्र में। उम्मीद करते हैं कि इस मंथन से अमृत निकलकर सामने आएगा। आपके पास वापस आऊंगी आदित्य, हमारे साथ धर्मेश भारती भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। धर्मेश, जब भी हम अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं तो रोजगार का जिक्र आना भी बहुत अहम है। उस लिहाज से जोधपुर में जो ये पहली बैठक चल रही है रोजगार से जुड़ी हुई, इसमें जब हम बात करते हैं कौशल विकास की, हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं कि कैसे सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से रोजगार के मोर्चों को अर्जित किया जाएगा, उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। हाँ बिल्कुल आंचल, आपने जो जोधपुर में जो आयोजित होने वाली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो ये बैठक है जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही देर में होगी, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। G20 के जब देशों का अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 85% GDP ये पूरा जो G20 है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा, और जो गैप है उस गैप को किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत हमेशा से आप जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, तो इस पूरे के पूरे इस बैठक के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो ये इसका पूरा महत्व है, पूरा इसकी इम्पोर्टेंस है। साथ में इसके साथ साथ जो एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अलावा सामाजिक सुरक्षा को भी इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट लिया गया है, तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 85% ऑफ द GDP G20 रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस दृष्टि से सोच लीजिए, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लेबर कम्युनिटी की होती है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जो बैठक है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ये जो विचार है एक दूसरे से जो साझा करेंगे देश, उससे कुछ बेहतर निकलकर इस बैठक से निश्चित रूप से आएगा। आंचल, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव संकेत मिले, खास तौर पर रोजगार के मोर्चे पर। आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ कमल बोरा भी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। कमल, क्योंकि जो ये G20 की दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक है, इसमें जिस तरह से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बैठक के जरिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है यानी SDG, उन्हें हासिल करने में मदद मिलेगी, उस हिसाब से क्या लगता है आपको जिस तरह से मंथन चल रहा है वो कितना अहम है?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है, उनका एक उद्देश्य यही है कि जो क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी फिलहाल एक ग्लोबल इशू, जो ग्लोबल इशू की तरह हर जगह, हर ऐसे प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, और इशू को जल्द से जल्द संभालने की, इनको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। तो G20 का ये जो यहाँ पे बैठक हो रहा है, तो इसमें भी ये मुद्दा ही फिलहाल एक सेंटर इशू यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर ये क्लाइमेट इशू के ऊपर जो यहाँ पे अगर इसके कुछ आउटकम निकलते हैं, तो डेफिनेटली इसके जरिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करना मुमकिन हो जाएगा। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत ये दिखाना चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में हो या फिर क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो सोल्व करने के क्षेत्र में ही हो, वो सबसे आगे रह सकते हैं, पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। ये अपने कैपेबिलिटी शो करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो इसके लिए ही बहुत जोर यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस इशू के ऊपर कुछ ऐसे पॉजिटिव आउटकम निकले, जिसके जरिए ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो, जिसके जरिए जिसको पूरे देश फॉलो कर सके या फिर फॉलो करना पड़े। तो इसके ऊपर काफी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, लेकिन यही एक क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और इसके जरिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी, जिसके जरिए जो क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसके लिए जो एजुकेट सोर्सेस है, जो सफिशिएंट सोर्सेस है, और टाइमली इसको दिया जाए, इसको टाइमली और एजुकेट वे से इसको फाइनेंस कर पाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बना सके, इसके भी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये गोल रहेगा ये। और उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हालांकि बताया है कि इसको अचीव करने की भी यहाँ पे पूरी कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। इस पे डेलीब्रेशन होगा, हर एक देश के यहाँ पे राय लिया जाएगा। लगभग 100 से भी ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। 20 जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज है, उसके अलावा भी इन्वाइटेड कंट्री से भी यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो हर एक यहाँ पे डेलीगेट यहाँ पे अपना ओपिनियन रखेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की ओर हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की ओर हो, यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम मिलेगा। बिल्कुल, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत को सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में और फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है। हमारे सभी जो जुड़े हुए संवाददाता हैं उनसे एक बार फिर वापस जाते हैं आदित्य के पास, जो कि चेन्नई से जुड़े हैं। आदित्य, क्योंकि हम यहाँ पर जब बात करते हैं शिक्षा को लेकर, तो हमने कल बजट में देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और साथ ही साथ रोबोटिक्स पर खासा जोर दिखाई दिया, और किस तरह से कई ऐसे लर्निंग सेंटर्स हैं जिनको शुरू किया जाएगा। क्या उसकी छाप आपने यहाँ जब आपने कई डेलीगेट से बात की, क्या आपको लगा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास तौर पर जो स्टेम है उस लिहाज से बेहद जरूरी? बिल्कुल आंचल, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। और बजट में जिस तरीके से ये कहा भी गया है कि 30 स्किल टेक्निकल सेंटर्स जो हैं वो 30 अलग अलग देश के राज्यों में खोले जाएंगे। स्किल एजुकेशन को लेकर एक नई पॉलिसी 4.0 जो है उसको अगले 3 सालों में लॉन्च किया जाएगा। ये तमाम वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसको और मजबूत करेंगे। और G20 बैठक की अगर बात की जाए, इस एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बात की जाए, तो ये भी मुद्दा एक स्किल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उसको रखा गया है, और कैसे डिजिटल एजुकेशन के साथ स्किल्स को प्रमोट किया जाए, खासकर स्कूल लेवल पे अगर बात की जाए, K-12 स्तर पर अगर बात की जाए, स्कूल शिक्षा में खासकर 5वीं से लेकर 8वीं तक की या फिर 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की बात की जाए, उस पर काम किया जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो भारत 2020 में लेकर आया है, वो भी कहीं ना कहीं इस ओर प्रमाणित करती है कि भारत स्किल एजुकेशन पर और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस पर किस तरीके से काम कर रहा है K-12 लेवल पर ही। ये इसका एक बहुत बड़ा खाका न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताती है। और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दूसरे देशों के साथ जो जैसे कहीं ना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को, अच्छे प्रयासों को शेयर करने में जो मुद्दे हो रहे हैं, उसमें भारत की ये नई एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दूसरे देशों के सामने एक बहुत बड़ा शोकेस भी है। और भारत बहुत मजबूती के साथ ये बता भी है, क्योंकि जब भारत ये कहता है कि हम क्यों ना हमारे अच्छे प्रयास भी दूसरे देश लें, और हमने देखा कोविड काल में जो भारत ने कुछ अच्छे प्रयास किए थे, चाहे वो कोविन पोर्टल हो, इन तमाम इन चीज़ों को भी सराहा गया था आंचल। और ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए, उसके जो तमाम प्रावधान है उसको भी जो G20 देश से जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर आए हैं, उसको मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, भारत कौशल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ना सिर्फ इन बैठकों में चर्चा हो रही है, बल्कि नीतिगत फैसले किस तरीके से होने चाहिए
ये भारत की सरकार किस तरीके से कर रही है, इसकी छवि भी जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बजट कल प्रस्तुत किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो प्रमाणित करता है कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, नीति भी बनाता है। उस पर नीति बनाने के साथ भविष्य निर्माण में कितना सहयोगी होना है, कितना किस दिशा में काम करना है, उसका भी एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क जो है वो देखने को मिला है इस बजट में। और एक बल मिलता है इस तरीके की बैठकों को कि जब ये बैठकें आयोजित हो रही हैं उस वक्त जब देश का बजट आ रहा हो और उस बजट में कौशल शिक्षा की बात की जा रही हो, तमाम स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है, एक या दो जगह नहीं, देश में 30 जगहों पर अलग अलग राज्यों में कोने कोने में कुल मिलाकर देखा जाए आंचल तो स्किल एजुकेशन पर भारत ने जिस तरीके से, क्योंकि स्किल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ G20 देशों से जो स्किल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं आदित्य, तो स्किल एजुकेशन होगा तभी स्किल्ड वर्कफोर्स निकलेगा। और इसी पर बात करने के लिए भी धर्मेश वहां पर जो रोजगार कार्य समूह की बैठक है वहां से जुड़े हुए हैं जोधपुर से, क्योंकि हम यहाँ पर स्किल एजुकेशन की भी बात करें धर्मेश, साथ ही स्किल रोजगार की, तो कैसे ये जो कौशल मैपिंग है इसके गैप को कम किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सनराइज सेक्टर्स हैं जिसका जिक्र बजट में हुआ कि यहां से भी बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है। उस लिहाज से जो ये कहा जा रहा है कि कौशल गैप मैपिंग पोर्टल, उसकी शुरुआत भी की जाएगी। बिल्कुल आंचल, आपने ठीक कहा। ये जो बैठक है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आपने किया कि किस प्रकार ये जो गैप है जो स्किल के बीच में और जो एम्प्लॉयर्स के बीच में जो गैप है वो निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे साझा करेंगे और जो ज़रूरत है एक दूसरे देशों की और कौन सा देश किस प्रकार किसको सहयोग कर सकता है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर निश्चित रूप से उठेंगे और एक दूसरे से जब साझा करेंगे तो एक बेहतर चीज़ निकल कर आएगी। और ये भी आप जानते हैं कि इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे जिक्र होगा, चर्चा होगी। जो स्किल्ड फोर्स है उसको किस प्रकार सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है और उसको एनहांस किया जा सकता है, ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से आज जब बैठक शुरुआत होगी, अलग अलग जब सेशंस होंगे तो वो सारे मुद्दे इसके अंदर उठेंगे और निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई एक बेहतर चीज और एक बेहतर परिणाम निकल कर आएगा। आंचल बिल्कुल, और साथ ही क्योंकि हम बेहतर परिणामों का जिक्र कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बात की कि टेक्निकल इश्यूज की भी बात हो रही है, एजुकेशन की हमने बात करी, रोजगार, लेकिन एक सॉफ्ट पावर के रूप में जहाँ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देख रहे हैं, जो तमाम बैठकें भले ही अलग अलग मुद्दों पर चल रही हो लेकिन उसका सूत्र पिरोने वाला है भारत की संस्कृति। तो कमल, किस तरह से हमने देखा कि जो डेलीगेट्स हैं जब वो असम में पहुंचे तो उनका पारंपरिक जो नृत्य है असम का उसको दिखाकर स्वागत किया गया। आज किस तरह का कार्यक्रम है, कौन से ऐसे सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो धरोहर है असम की, उनसे रूबरू करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये आज का जो यहाँ पे सेशन है, यहाँ पे सुबह 6 बजे यहाँ पे योगा सेशन के साथ यहाँ पे शुरू हुआ, जिससे पूरे भारत के संस्कृति के बारे में शायद जिनको भी नहीं पता था उनको भी पता चल चुका होगा। हालांकि हमको याद पता है कि योगा के बारे में पूरे विश्व फिलहाल जानते हैं, तो योगा से यहाँ पे सेशन आज स्टार्ट हुआ है। तो आज यहाँ पे जो अभी फिलहाल बैठक चल रहा है, ये लगभग 3 या 4 सेशन में इसको बांटा गया है। फिर इवनिंग को जो शाम को यहाँ पे रिवर क्रूज, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के लाइफलाइन माने जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से आज यहाँ पे रिवर क्रूज के लिए भी इन लोगों को लेके जाएंगे, सभी डेलीगेट्स को यहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो कुजिन से असम के सर्व किया जाएगा और जो असम के जो साथ ही साथ वहाँ पे कल्चरल इवेंट का भी ऑर्गेनाइज किया है। हर एक यहाँ पे शाम यहाँ पे कल्चरल इवेंट यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे जिसपे असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है, क्योंकि असम माने जाते हैं मिनी इंडिया के नाम से, क्योंकि असम में इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे ट्राइब्स हैं, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से एक यहाँ पे एक भावना दिखाई देता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स है, सभी ट्राइब्स का, मैक्सिमम ट्राइब्स का यहाँ पे जो कल्चर्स है, जो डांस फॉर्म है, जो सॉन्ग्स है, तो इनको प्रेजेंट किया जाएगा। इनको जो अटायर के बारे में जो डेलीगेट्स को मालूम पड़ेगा और बाकी जो कल्चर्स के जो अंदर में जो भी आता है, खान पान, सभी चीजों के यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे भी जो मेन वेन्यू है, मेन वेन्यू पे भी यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पे पारंपरिक जो वस्त्र है, जो खान पान है, जो यहाँ पे यूटेंसिल्स है, काफी सारे यहाँ पे ऐसे चीजें जो असम के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और जो कल्चरल प्रोग्राम के जरिए भी यहाँ पे जो डांस फॉर्म है, सॉन्ग्स है, सभी रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। आज भी है, कल भी है और आने वाले जो भी G20 के अंदर जितने भी यहाँ पे बैठक होने वाले हैं, सभी के लिए, सभी डेलीगेट्स के लिए यहाँ पे हर एक शाम असम के कल्चर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। तो आज शाम भी जिस तरीके से मैं बता रहा था, रिवर क्रूज में जाएंगे और वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड का भी और स्वाद ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो असम के जो कल्चर
कल्चर का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, असम के कल्चर का भी रंग देखेंगे, जोधपुर का भी जायजा लिया जाएगा और चेन्नई का जो आज आखिरी शाम है आपने भी वहां पर जायजा लिया होगा अच्छे खाने का आदित्य। लेकिन इन तमाम जानकारियों का आप तीनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मेश भारती जुड़े हुए थे जोधपुर से, जो बता रहे थे कि रोजगार के मोर्चे पर G20 की बैठक आज पहला दिन है। वहीं आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए थे हमारे साथ चेन्नई से, जहां जो अगर हम शिक्षा समूह की बैठक की बात करें G20 के लिहाज से, उसका आज दूसरा और अंतिम दिन। और कमल बोरा जुड़े हुए थे गुवाहाटी से, जो बता रहे थे कि जो वित्तीय दीर्घकालिक कार्य समूह की बैठक है उसमें सस्टेनेबल गोल्स को लेकर क्या कुछ आज निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 में वक्त एक ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे डीडी प्रीमियर्स में क्या कुछ खास है आपके लिए। पापा ये सब? हाँ, ये चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो, उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और न्यूज 18 में वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और मैं हूं आपके साथ रेशमा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो बात सबसे पहले कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पूजा के घर से चले जाने के बाद चाचा चाची भी घर छोड़कर चले जाते हैं। अपने रिश्तों को यूं बिखरता हुआ देखकर कीर्ति बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। ऐसे में कीर्ति की माँ उसे हिम्मत देती है। पहले तितली गई, फिर पूजा गई, चाचा चाची का घर छोड़कर जाना कुछ भुला नहीं पा रही। कीर्ति के निराश होने पर ममता ने दी उसे प्रेरणा। इम्तिहान का वक्त है, कोशिश तो कर रही हूँ ना मामा। तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? और माँ की बातों ने कीर्ति को दी फिर से हिम्मत। मामा नहीं मानूंगी मैं हार। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक लाल रेखा की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि मानसी और आर्यन के घर वाले उन्हें हनीमून पर भेज देते हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, तब वो एक मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि इस मंदिर में वो पहले भी कभी आए थे। इतना जोर से पटक दिया, अगर चोट लग जाती तो? हेलो, तुम्हारा भार उठाकर मेरे जो हाथ टूट रहे थे उसका क्या? तो क्या मुझे गोद में उठाकर मेरा वजन माप रहे थे? हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब क्या करें? क्या ही करेंगे, चुपचाप चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। उस घर में सुख समृद्धि कहाँ से आएगी, जिस घर में पति पत्नी एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहे? गॉड, कहाँ आके फंस गए? भगवान के घर आकर भगवान से ही पूछ रहे हो कि कहाँ आके फंस गए? यहाँ आकर हम फंस नहीं गए, बल्कि बच गए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए लाल रेखा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। और आइए बात करते हैं शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स आज 249 अंकों की कमजोरी के साथ 58,460 के स्तर पर खुला और निफ्टी 17,547 के स्तर पर। हालांकि थोड़ी देर बाद मजबूती लौटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अगर अब अभी हम जो ताज़ा आंकड़े हैं उन पर नजर डालें तो बाजार इस वक्त 59,564 के स्तर पर 155 अंकों की गिरावट के साथ और निफ्टी 17,531 84 अंकों की गिरावट। तमाम जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, बजट के बाद ऑटो, बैंकिंग, इन सब में गिरावट दर्ज की जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम फिक्की में बजट के बाद बातचीत कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री बजट से जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से बात करेंगी। पेश किए गए आम बजट को उद्योग और व्यापार जगत से जुड़ी तमाम जो संस्थाएं हैं उन्होंने काफी सराहा। खबर उत्तर प्रदेश, तो जहां विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड की 5 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना चल रही है। गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में मतों की गिनती भी की जा रही है। आज 5 सीट पर कुल 63 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। शिक्षक खंड कानपुर, उन्नाव और इलाहाबाद, झांसी सीट पर कुल 19 प्रत्याशी हैं। स्नातक खंड की गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली, मुरादाबाद सीट पर 44 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी। अरुणाचल प्रदेश की लुमला सुरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा ने तसेरिंग लहामू को मैदान में उतारा। वहीं पश्चिम बंगाल की सागर दिघी विधानसभा सीट से भाजपा ने दिलीप साहा को टिकट दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय आज धनबाद आग मामले की सुनवाई करेगा। झारखंड धनबाद में आशीर्वाद टावर में मंगलवार को भीषण आग लगने से 14 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक आशीर्वाद ट्विन टावर के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर तक आग लगी हुई थी। और अब खबर अयोध्या से, जहां बन रहे श्री राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले 2 शालिग्राम शिलाएं जो हैं वो कल भगवान श्री राम की नगरी पहुंच गईं। जब ये शिलाएं अयोध्या पहुंची तो लोगों ने इनका भव्य अभिनंदन किया। जनसमूह ने जय श्री राम के नारों के साथ शिलाओं पर पुष्प वर्षा की। इन शालिग्राम शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल की बड़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम शिलाओं को बिहार के रास्ते से अयोध्या लाया गया। आज अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में शालिग्राम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। शालिग्राम शिलाओं का बड़ा धार्मिक महत्व है। नेपाल की गंडकी नदी से निकलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। मर मिटने वाला हर भाग्यशाली होता है और हम भी उस भाग्यशाली सपूत की तरह मर मिटेंगे जिसकी लहू की हर बूंद से स्वराज की कहानी लिखी जाएगी। जब से यहाँ आए तब से बिंदा बाबा हमारे सपने में आ रहे हैं। बैरकपुर की हवाओं में भी बिंदा बाबा के बलिदान की कहानियां सुनाई दी। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं, हम भागे तो इन गोरों को हमारी माटी से कौन भगाएगा? ये वर्दी फेंक कर सर पर कफन बांधने का समय आ गया है। हिम्मत रखो और इन गोरों को बता दो कि हमारा आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। मंगल पांडे की, मंगल पांडे की, मंगल पांडे की। आप मिलेंगे ट्रैवल स्पेस से एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से और साथ में आप मिलेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट और मेंटर पद्मजा रूपरेल से। महिला को हम हमारे अंडर लेके आते हैं और उसको एक मौका देते हैं ताकि वो है ना एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद की दुकान खोल ले और उसकी दुकान के द्वारा वो सारे उसके कस्टमर्स को है ना एक मौका दे ताकि वो शॉपिंग कर पाए। क्लास ए फाउंडर्स विद अ क्लास बी आइडिया, वो क्लास ए आइडिया और क्लास बी फाउंडर से कहीं ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इस पे ज़्यादा वेटेज दे रहे।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज हो सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिर्चा सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष के करीब 1 साल पूरा होने से पहले एक बार फिर जंग और तेज होने के आसार हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर स्थिति कठिन होती जा रही है क्योंकि इस क्षेत्र में रूसी सेना अधिक आक्रामक हो गई। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में जीत की उम्मीद जताई गई है। वहीं रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क रीजन में सेना की तैयारियों को बढ़ा दिया। क्रेमलिन की ओर से कल ये कहा गया कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट दिए तो इससे संघर्ष और भड़क जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वॉशिंगटन यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान बोरिस जॉनसन ने अमेरिका से यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने का आह्वान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस द्वारा कब्जा की गई जमीन फिर से नियंत्रण में पाने के लिए कीव को F-16 विमान और अन्य आधुनिक हथियार देने का अब समय आ गया है। खबर म्यांमार के, जहां सैन्य सरकार ने देश में लगे आपातकाल को बढ़ाने की घोषणा कर दी। यहां 2 साल पहले आपातकाल लगाया गया था। ताजा घटनाक्रम के बाद अब सैन्य शासन द्वारा इसे बढ़ाए जाने के बाद देश में अगस्त तक चुनाव कराए जाने की उम्मीद धुंधली लग रही है। सरकारी टीवी MRTV के हवाले से सैन्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक और बढ़ा दिया क्योंकि देश असामान्य हालात में है। बता दें कि ये परिषद एक संवैधानिक प्रशासनिक सरकारी निकाय है और व्यावहारिक रूप से सेना का इस पर नियंत्रण भी है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 1/4 अंक की बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च में ये 8वीं बढ़ोतरी है। फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद अब ब्याज दरें 4.50 से बढ़कर 4.75 अंक हो गई। हालांकि फेड ने इस दौरान ये भी संकेत दिया कि महंगाई कम होने के कारण भी इसकी दर में आगे बढ़ोतरी हो सकती है। फेड ने इससे पहले भी इसमें बड़ी बढ़ोतरी की थी। हालांकि ये जो बढ़ोतरी की गई है वो पिछली वृद्धि से कम है। फेड द्वारा उठाए गए इस कदम से फेडरल रिजर्व के नवीनतम कदम की अगर बात करें तो उपभोक्ता और व्यावसायिक ऋणों की लागत और मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। रुक करते हैं खेल की खबरों का। महिलाओं की त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में आज भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला पूर्वी लंदन के बफेलो पार्क में भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इसे सीरीज में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अब तक खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने 4 में से 3 मैच जीते, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। महिला T20 विश्व कप से पहले खेले जा रही सीरीज भारतीय टीम के लिए अहम। भारतीय टीम की कोशिश आज खेले जाने वाले इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को भारत ने 168 रन से अपने नाम किया। जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य रखा था। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के तीसरे दिन खिलाड़ियों के बीच विभिन्न स्पर्धाओं में कड़ी टक्कर देखने को मिली। मेजबान मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हुए वाटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक के साथ मध्य प्रदेश का खाता खोला। मध्य प्रदेश ने भोपाल के अपर लेक में बुधवार को खेले गए कयाकिंग और केनोई स्पर्धा के 4 स्वर्ण अपने नाम किए। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की लड़कियों ने टेबल टेनिस का महिला युगल खिताब जीता, जबकि पुरुष के वर्ग में उत्तर प्रदेश ने मारी बाजी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी मध्य प्रदेश के 8 शहर कर रहे हैं, जिसमें इंदौर शहर है। ऐसे में इस शहर को लेकर प्रतिभागियों में किस तरह का माहौल है और यहाँ मिल रही खेल सुविधाओं पर वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन सभी बातों को समेट लिया है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने अपनी इस खास रिपोर्ट में। देश का स्वच्छतम शहर इंदौर इन दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी के तौर पर सामने है। इंदौर शहर का खेलों से पुराना नाता रहा है और इसी नाते की डोर से बंधकर ये शहर खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रहा है, जो इस शहर के वातावरण के कायल हो गए हैं। पहली बार इंदौर आए खिलाड़ियों ने कहा कि स्पोर्ट्स में एनर्जी लेवल ही आपकी जीत तय करता है और इंदौर को देखकर उनका एनर्जी लेवल 2 गुना हो गया है। ये मेरा पहला पर्सनली खेलो इंडिया का टूर्नामेंट पहला है एंड यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, डाइट भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है एंड ये टूर्नामेंट से एक फ़ायदा है सबको कि सबको एक चांस मिलता है अच्छे से परफॉर्मेंस देने का एंड हर जगह लाइव होता है एंड जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, सब कुछ डाइट एंड एवरीथिंग, तो वो सब बहुत हेल्प होता है स्पोर्ट्समैन। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी है एंड इंदौर की बात, इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है ही, बहुत अच्छी है एंड सब कुछ बहुत परफेक्ट है। इंदौर भी बहुत सुंदर है। और खेलो इंडिया का ये टूर्नामेंट खेल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे एक प्लेयर एक टूर्नामेंट खेलता है उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और एक्सपीरियंस के कारण फिर वो अपने लाइफ में एक अच्छा चीज़ अचीव कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है एक प्लेयर के लाइफ के लिए। सबसे पहले इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो भी मतलब बहुत अच्छा है। इंदौर तो ऐसे भी अच्छा ही है, फेवरेट सिटी हमारे में आता ही है। इंदौर में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में 6 खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 900 से अधिक खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, जिसे सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास सामने हैं। इंदौर में भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और बेहतरीन कंपटीशन का तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा रहने खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। खिलाड़ी बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं हर तरफ
और ऑफ कोर्स इंदौर शहर स्वच्छतम शहर है देश का। हम सभी इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यकीनी तौर पर खिलाड़ी इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि उन्हें इंदौर आने का मौका मिला है। एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में स्वच्छता के लिए मिसाल बन चुका है और अब वो अपने साथ इस शहर की इसी बेहतरीन छवि को देश के दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। किसी भी खेल और खिलाड़ी के लिए एक बेहतर माहौल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस बात को इंदौर शहर ने पूरा कर दिखाया है। अब बारी है खिलाड़ियों की कि वो जमकर अपने खेल का प्रदर्शन करें और अपने इसी बेहतरीन खेल के दम पर आगे आने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए खुद को तैयार करें। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। तो स्टार्टअप चैंपियंस में हम बात करेंगे मजबूत इरादों वाली एक ऐसी महिला की जिसकी परवरिश तो अमेरिका में हुई, लेकिन उसकी जड़ें उसे वापस अपने देश खींच लाईं। जिसके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उसकी कंपनी को वुमेन लीड कैटेगरी में 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिया। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इंटरनेशनल रिलेशंस में स्नातक करने वाली अजीता शाह के मन में अपने राजस्थान की महिलाओं के लिए कुछ करने का जुनून है। उनके द्वारा शुरू किया फ्रंटियर मार्केट्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सहायक वाणिज्य मंच है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं को क्यूरेटेड उत्पादों के विविध पोर्टफोलियो से जोड़ता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण ग्राहकों को सरल जीवन सहेली के रूप में जानी जाने वाली महिला सेल्स फोर्स के माध्यम से एक भौतिक दुकान का अनुभव प्रदान करना है। जब मैं 20 साल की थी, कॉलेज से ग्रेजुएट करके मैं सीधा जब इंडिया आई तो मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम करना शुरू करा और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि पहली बार मुझे गांव की उनका जो पोटेंशियल है, वो गांव के जो लोग हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो तकलीफ़ें हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, वो सब मुझे एक अलग तरीके से समझने को मिला। जो आपके किसान परिवार है उनमें गर्व बहुत है, भरोसा बहुत है और सपने बहुत है, बस उनको मौका नहीं मिलता। एफएमसी के जरिए ग्रामीण महिलाएं न सिर्फ अपने घर की कमाई में योगदान कर रही हैं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए गांव-गांव में अपनी पहचान बनाकर घर घर रोजमर्रा के घरेलू सामान को ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मुहैया भी करा रही हैं। इस तरह न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बल्कि वे अपने मोबाइल फोन के जरिए देश में डिजिटल इकोनॉमी को 4 चांद भी लगा रही हैं। 3 गांव से शुरू करा था काम, आज 4000 गांव में है। एक एंटरप्रेन्योर मैं थी पहली सहेली और आज हम 22,000 सहेलियां हैं। तो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं बिजनेस के हिसाब से भी और हमारे रीच के हिसाब से भी। हमारे हस्बैंड अकेले थे जो कमाया करते थे और उसके साथ अब मैं कंधे के साथ कंधा मिला के चलने लग गई हूँ, यानी कि आमदनी में कुछ साथ में जुड़ गया है। जहां फील्ड में सरल सहेली कंपनी की बागडोर संभालती हैं, वहीं जयपुर का ये कॉल सेंटर सहेलियों और उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क बनाकर उनकी समस्या का निवारण करता है। खास बात ये है कि इस कॉल सेंटर में काम करने वाली ये युवा जयपुर के ही आसपास से हैं। अजीता की इस उपलब्धि से अजीता के घर वाले बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। We never thought that our American-born daughter, who led a luxurious life in the USA, would leave everything and go to Indian villages in the scorching sun, door to door, to serve our nation. She did not care about the hardships she faced and instead focused on the betterment of women. The girl who from her childhood wanted to do something different for humanity has finally succeeded. अगले 5 सालों में अजीता का इरादा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में पकड़ बनाकर उपभोक्ताओं और सहेलियों का नया कीर्तिमान स्थापित करना है। आज अगर हम 2 स्टेट्स में हैं, 5 साल में हम चाहते हैं कि हम 15 से 20 स्टेट्स में हों। हम चाहते हैं कि हम 10 करोड़ के ऊपर लोग को ना एक महिला को एक अपॉर्चुनिटी मिले और उससे 100 करोड़ से ऊपर के लोग की ना एक सरल जीवन बनाने की कोशिश करें। अजीता अपनी इस पहल के जरिए जहां एक और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद करके उन्हें नई पहचान दिला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आर्थिक स्तर को सुधारने में मदद भी कर रही हैं। सवाल सिर्फ
ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना नहीं है गाँव के अंदर, बल्कि जैसे कि कहते हैं कि असली भारत गाँव में बसता है और यहाँ रखी जा रही है न्यू इंडिया की नींव। कैमरामैन आनंद और कश्यप के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ जयपुर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।